वेलकम टू फॉर लर्नर फ्रेंड्स। ये पार्ट 2 है हमारा लेक्चर का। यहाँ पे आपको DFCCIL, SSC JEE, UP ट्रिपल SC JEE या जितने भी स्टेट के AE और JEE के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आपका 50 क्वेश्चन है। डेली आपको 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट में ये सॉल्व होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स में सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ट्रायंगुलर चैनल, एक ट्रायंगुलर चैनल है। ठीक है। द क्रिटिकल डेप्थ इज गिवन बाई, तो ट्रायंगुलर चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वो क्या होता है? तो क्रिटिकल डेप्थ को हम लोग YC से डिनोट करते हैं। और ये YC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका Q² अपॉन में G का होल पावर 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको डिफरेंट चैनल का निकालना है तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, वो होता है आपका कैपिटल Q² अपॉन में G इक्वल्स टू AQ का पावर हो जाएगा आपका T जो हो गया यहाँ पे टॉप विड्थ हो गया, एरिया हो जाएगा। जिस भी चैनल का आप बात करिएगा उस चैनल का एरिया हो जाएगा। जैसे कि अगर रेक्टेंगुलर हो, ट्रेपेजॉइडल हो, या आपका कौन सा हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, तो इसका एरिया पुट कीजिएगा, इसका टॉप विड्थ पुट कीजिएगा। और डिस्चार्ज आपको गिवन रहेगा। और यहाँ पे QG जो है ये आपको पता है, या यहाँ से डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। जो भी एक अननोन रहेगा आप बाकी सब कंडीशन पुट करके निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहता है, इन ए हाइड्रोलिक कोफिशिएंट द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? बोल रहा है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगा CV की वैल्यू वो क्या होगी? तो देखिए, आप जब बनाते हो आपका ये क्या होता है, यहाँ पे आप जब बताओगे तो ऑरिफिस बनाओगे तो ऑरिफिस ट्यूब होगा। यहाँ पे से आपका क्या होगा? जेट होता है। ठीक है। यहाँ से आपका ये जेट होगा, मतलब पानी निकलेगा। तो इधर साइड में यहाँ पे X, यहाँ से एक रीडिंग का स्केल होता है। ठीक है। इसको X बोलते हैं। क्या हो गया? इसको X बोलेंगे। और ये हम लोग का Y होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे H हेड आपको गिवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये H हेड गिवन होगा। तो यहाँ से जो निकालोगे आप, तो जो CV की वैल्यू होगी वो फ्रेंड्स क्या होगी आपको? X अपॉन क्या हो जाएगा आपका? √4 Y इंटू H हो जाता है फ्रेंड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये D ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेक्टेंगुलर चैनल विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ इज इन द रेशियो ऑफ। तो बोल रहा है आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल जो है मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा? जब उसका फ्लो डेप्थ मतलब Y की वैल्यू अपॉन में विड्थ का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा वैसे कि जो विड्थ होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है? 2 टाइम्स हो जाएगा आपका किसके? तो डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो के 2 टाइम्स हो जाता है ना। तो ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है मोस्ट इकोनॉमिकल के कंडीशन में, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको जो Y/B लिखा हुआ है, तो इसको B को इधर आप करोगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा Y, ये हो जाएगा Y/B हो जाएगा। सो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:2। तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका क्या होगा? A ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ओपन चैनल फ्लो द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइड्रोलिक रेडियस। मतलब जो वेटेड एरिया होगा अपॉन में वेटेड पेरीमीटर होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक रेडियस। और ये R से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JB फ्रांसिस डिस्कवर दैट ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस द क्रिस्ट लेंथ। मतलब कि JB फ्रांसिस ने डिस्कवर किया था दैट कि जितने भी एंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो क्रिस्ट लेंथ को कितना % से रिड्यूस कर देते हैं? तो वो 10% होता है। कितना % से? 10% से क्रिस्ट लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका जो होगा 10% जब निकालिएगा तो होता है 0.1 H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1, 10% ही होगा ना आपका, 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 H हो जाएगा। जो H होगा ना उसका 10% रिड्यूस कर देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बेड स्लोप ऑफ द चैनल डज नॉट चेंज एलोंग द लेंथ, मतलब लेंथ के एलोंग अगर बेड स्लोप चैनल का नहीं चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बाउंड्री चैनल बोलेंगे क्या? नेचुरल चैनल, सिपोलेटिक चैनल या प्रिज्मेटिक चैनल? तो इसको हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप कैनाल बनाओगे तो ये कैनाल हो गया आपका, इधर साइड हो गया एक, ये 2 साइड हो गए। ठीक है। और नीचे क्या होता है आपका? बेड होता है, बेड स्लोप बोलते हैं इसको, है ना, या बेड चैनल बोल दो आप। तो ये जो होता है, जब प्रिज्मेटिक कैनाल में आप बात करोगे तो आपका जो बेड होगा ना वो बेड स्लोप होगा,
ये सब चेंज नहीं होते हैं। आपका साइड का जो होगा ना डायमेंशन, मतलब डायमेंशन में कोई चेंज ही नहीं होता है। जैसे कि स्कोरिंग और सिल्टिंग के कारण आप जब बात करोगे नेचुरल चैनल की ना, तो नेचुरल चैनल में क्या होगा, जब भी नदी या कोई भी कैनाल आपका फ्लो करता है तो क्या करेगा, वो साइड से क्या करेगा ना, वो आपका जो स्लोप होगा उसको रिमूव करता है। नीचे से स्कोरिंग भी होगा, सिल्टिंग भी होगा, इसमें दोनों होता है। बट ये कंडीशन जो होता है प्रिज्मेटिक कैनाल में नहीं हो पाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। रिजिड बाउंड्री की बात करें तो वहाँ पे स्कोरिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे। सो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। कौन सा इसमें से मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए सही है। तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका टॉप विड्थ हो गया, ये आपका बॉटम विड्थ हो गया बी, और ये आपका हो गया साइड स्लोप हो गया। तो जो टॉप विड्थ होता है ना, जो टॉप विड्थ होता है वो क्या होता है आपका, वो 2 टाइम्स होता है। कितना, तो सिंगल साइड स्लोप, जो सिंगल का साइड स्लोप होगा ना उसका 2 टाइम्स होता है। तो इसको एल अगर मान ले तो ये 2L हो जाएगा। टॉप विड्थ जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा। अगर ट्रेपेजॉइडल चैनल की बात करें तो इसमें जो हॉरिजेंटल से जो एंगल बनता है ना, वो बनता है आपका कितना डिग्री का बनता है फ्रेंड्स, तो वो बनता है आपका 60 डिग्री का बनेगा। और वर्टिकल से बात कीजिएगा तो आप 30 डिग्री एंगल बनता है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल डेप्थ इज दैट डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर एट विच स्पेसिफिक एनर्जीज। तो क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर होता है जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है आपका, तो वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी आपका मिनिमम होगा। चलिए इसका ग्राफ बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया, यहाँ पे ये आपका होता है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। ये आपका स्ट्रेट लाइन जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, या जो भी चैनल है उसका आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। और जो जो मीट करता है ना फ्रेंड्स, ये जो मिनिमम जो है ना यहाँ पे ऐसे कर जब करोगे, यहाँ पे जो मिनिमम जो पॉइंट पे कट करता है इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और इसी पे हम लोग का मिनिमम एनर्जी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी आपका मिनिमम होता है। सो ये आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स वो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द फ्लो इन ओपन चैनल इज साइड टू बी लेमिनार इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन। तो देखिए ये किसके लिए बात कर रहा है, ओपन चैनल की बात करें तो ओपन चैनल में आपको लेमिनार फ्लो के लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहला सुनिए, फर्स्ट होगा अगर 500 होगा ना, 500 से कम है तो ये लेमिनार फ्लो हो जाएगा। आपका क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 500 से कम है तो लेमिनार फ्लो हो जाएगा। 500 से और 2000 के बीच में रहेगा तो इसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं, है ना। और 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2000 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ये किसके कंडीशन में था, आपका ओपन चैनल के केस में। अगर एफए में बात करेंगे आप, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करोगे तो उसमें अगर बात करोगे तो 2000 से कम रहेगा तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार हो जाएगा। अगर 2000 से लेके मतलब 2K से लेके और 4K के बीच में वैरी करेगा तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और 4K से, है ना, 4K से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्लेड फॉर पेल्टन टर्बाइन गिवन बाई टाइगोन। तो टाइगोन के द्वारा जो बोला गया है अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्लेड कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आपका 15 प्लस कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। तो देखिए कैपिटल डी क्या होता है आपका टरबाइन का व्हील हो गया, और जो स्मॉल डी है ना ये जेट का डाया हो गया, है ना, ये टरबाइन का डाया हो गया, है ना, टरबाइन के व्हील का डाया हो गया ये कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या हो गया आपका जेट का डाया हो गया फ्रेंड्स। तो ये ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइन हैज़ द डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 0। तो किस टाइप में डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होता है, तो ये आपका पेल्टन टरबाइन में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो 0 होगा फ्रेंड्स। एरेटेड कॉन्क्रीट इज डैश इन वेट। तो एरेटेड कॉन्क्रीट क्या होता है, वेट में कैसा होता है, मीडियम होता है, हेवी होता है, लाइट होता है, हेवी होता है। तो ये लाइट वेट होता है। एरेटेड कॉन्क्रीट क्या होता है ना, इसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं। आपको कुछ एडमिक्सचर डाल के हम लोग क्या करते हैं, इसको एरेटेड बनाते हैं, जिससे क्या होगा आपका फ्रोस्टिंग का एक्शन नहीं होगा। फ्रीजिंग और फ्रोस्टिंग एक्शन है ना वो आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो एरेटेड कॉन्क्रीट यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये लाइट वेट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कॉन्क्रीट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी की वैल्यू पूछा है। तो ये कितना होता है आपका IS कोड जो है ना आपका 456/2000 के अकॉर्डिंग आपका होता है 5000
रूट अंडर एफ सी के होता है। तो एफ सी के की वैल्यू कितनी है आपको देखिए 25 दिया हुआ है, सो 25 पुट कीजिएगा। तो 25 का यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा। जब आप 25 तो रूट में 25 होगा तो इसका 5 आएगा। तो 5000 इंटू में आपका क्या हो जाएगा, ये 5 होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, बी हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, 25,000। नेक्स्ट है आपका ऑल द इंग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग द इंग्रेडिएंट एंड कॉन्क्रीट शुड ब्राउट टू रूम टेम्परेचर विच इज़ प्रोबेबली। तो कहता है जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं टेस्ट करने से पहले उनको किस टेम्परेचर के रेंज में लेके आया जाता है। तो 27 डिग्री ±3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है फ्रेंड्स। ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज फॉर एन M20 कॉन्क्रीट मिक्स। तो M20 जो है कॉन्क्रीट मिक्स के लिए क्या टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोल दो या टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, FT। FT इक्वल टू होता है क्या है आपका FC के प्लस में हो जाएगा क्या 1.65 इंटू में सिग्मा। सिग्मा होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, M40 की बात करते हैं। M40 के लिए कितना आता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। M40 के लिए 5 हो जाएगा। तो 1.65 इंटू 5 कीजिएगा और FCK की वैल्यू जो है आप किसके लिए निकालें, तो 40 के लिए, तो 40 पुट कीजिएगा। तो पूरा जो आपका सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो होगा कितना 48.25 आ जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पर IS 456/2000 जनरली टू टेस्ट द स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट टेकन अप्रॉक्सीमेटली इज। तो बोल रहा है आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब जो लेते हैं ना, आपको कितना साइज लेंगे आप जब आपको टेस्ट करना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो उसके लिए 150 mm हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, 150 mm यूज करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। द डाया ऑफ नीडल इन वीकेट अपरेटस फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो बोल रहा है जो वीकेट अपरेटस यूज करते हैं किसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम करने के लिए या फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो उसमें जो डाया होता है नीडल का वो कितना mm होता है, क्या होता है, तो वो डाया जो होता है वो 1 mm होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, 1 mm आपका डाया होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। और वीकेट अपरेटस हम लोग यूज किस लिए करते हैं, तो सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। तो जो सैंड का बल्किंग होगा ना वो मैक्सिमम कब होगा, जब मॉइस्चर कंटेंट जो होगा आपका वो 5% होगा। कितना होता है, 4 से 5 होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो 5% हो जाएगा। ठीक है, इस समय अगर इतना परसेंट आप सैंड में वाटर डालिएगा तो आपका जो है ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि जो भी हम लोग का प्रॉपर्टी होता है इंग्रेडिएंट का जो एक दूसरे को सेपरेट कर देते हैं जब कॉन्क्रीट डालेंगे, तो क्या होता है आप देखिए, जब भी क्या होगा, जब मेसन जो होता है ना, जो भी मजदूर होते हैं, लेमन होते हैं, वो कॉन्क्रीट डालते हैं तो अगर हाइट उनका है ना 1.5 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट से कंक्रीट फेंकेंगे ना तो सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा। और ब्लीडिंग कब होगा, जब एक्सेस वाटर हो जाएगा तो आपका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज। तो कितना नंबर ऑफ मिनिमम आपको कॉन्क्रीट क्यूब का चाहिए, है ना, कितना नंबर ऑफ क्यूब आपको चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो मिनिमम आपको कोई भी टेस्ट करना होगा तो 3 नंबर ऑफ क्यूब तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 means that compressive strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग इज। तो M20 का जो होता है ना, मतलब होता है क्या होता है, M20 का मतलब है कि 28 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा आपका वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm² होगा। तो सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। द स्लोप ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स। तो जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का जो स्लोप होता है ना, जैसे भी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, है ना, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, तो वो आपको शियर फोर्स देता है फ्रेंड्स। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या देगा, शियर फोर्स। अगर यही शियर फोर्स का स्लोप होता ना, ये शियर फोर्स का अगर स्लोप निकालते हैं तो इसका जो स्लोप निकालिएगा ना तो आपका लोड देगा, लोड का कितना लोड आया है वो उसकी वैल्यू देता है। द कैंटिलीवर बीम
दे दिया है एक जो सब्जेक्टेड है मूवमेंट, एक कैंटिलीवर बीम दिया है, वो मूवमेंट लग रहा है उस पर फ्री एंड पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है आपका द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, जो शियर फोर्स का डायग्राम होगा उसका शेप क्या होगा। तो शियर फोर्स का डायग्राम जो होगा ना फ्रेंड्स, उसका कोई शेप ही नहीं होगा, कोई शियर फोर्स नहीं बनेगा किसी भी पार्ट ऑफ बीम में। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट बताइएगा तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इसका फ्रेंड्स, और रेक्टेंगुलर बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स, निगेटिव बनेगा, है ना। और शियर फोर्स क्या बनेगा, जीरो बनेगा, शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा ही नहीं आपका, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। सो जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ए आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका इन एन ओवर हैंगिंग बीम ए बी सी, ए बी का लेंथ एल दिया है, बी सी का ए दिया है, सी इज़ एट द फ्री एंड। तो आपको यहाँ पे एक बीम दे दिया गया है ना, ये बीम दे दिया गया, यहाँ पे एक बी पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका सी पॉइंट हो गया जो कि फ्री एंड है, और ये हो गया आपका ए पॉइंट हो गया। तो ये ओवर हैंगिंग बीम दे दिया है आपका, यहाँ पे ओवर हैंगिंग बीम, ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हिंज सपोर्ट हो गया फ्रेंड्स। अब क्या बोल रहा है, इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल लोड डब्ल्यू एट द फ्री एंड, मतलब फ्री एंड मतलब सी पॉइंट पे आपको वर्टिकल लोड डब्ल्यू लग रहा है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मोमेंट अकर एट, तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम मोमेंट जो होगा वो फ्रेंड्स आपका बी पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, तो बी पॉइंट पे होगा। यहाँ पे ये जो मोमेंट ये लोड लग रहा है ना, तो इसका पहले तो ये लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और इसके वजह से ये ए डिस्टेंस का डब्ल्यू इंटू ए डिस्टेंस का यहाँ पे मोमेंट भी ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, मोमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहाँ पे होगा, तो ये बी पॉइंट पे होगा फ्रेंड्स। द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च इज, तो जो लोकस होगा रिएक्शन का दो सेमी सर्कुलर, मतलब देखिए ये आपका होगा टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च हो गया, यहाँ पे आपका एक हिंज हो गया, एक हिंज यहाँ पे हो गया। ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च है आपका पहला, और टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च है। तो लोकस ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो लोकस ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होता है फ्रेंड्स। लोकस ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, किसमें, तो सेमी सर्कुलर के केस में। अगर बात करोगे आप यहाँ पे कि आप निकालना चाहते हो यहाँ पे आप जैसे कि कितना हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगा, तो उसकी बता दूं मैं। अगर टू हिंज की बात करोगे और ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू लग रहा है सेंटर पे, तो आपका जो हॉरिजेंटल रिएक्शन की वैल्यू होती है ना वो क्या हो जाएगी, जो भी डब्ल्यू होगा लोड वो और डिवाइड हो जाएगा पाई से, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डब्ल्यू लोड डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसी में, अगर आपका यहाँ पे यूडीएल लोड लग जाए, ठीक है, यूडीएल लोड अगर मान लेते हैं ये आपने बनाया है, क्या हम बनाया है, टू हिंज्ड आपने आर्च बनाया, सेमी सर्कुलर आर्च बनाया है, और इस पर आपने यूडीएल लोड अप्लाई कर दिया पूरे लेंथ पे, तो आपका जो एच की वैल्यू मतलब हॉरिजेंटल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, डब्ल्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पूछते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इसको और क्या बोलते हैं, तो जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स। और बात किया जाए आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की, तो देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जनरली है जितने भी जेईई एग्जाम में हैं ये पूछते हैं आपको कि मेथड दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट, बोलेंगे ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है या डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है, कौन सा है, तो आपको ये बताना होता है। तो देखिए पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फोर्स मेथड बोल दो, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बोल दो या मेथड बोल दो, और कंपैटिबिलिटी मेथड बोलोगे ना, ये तीनों सेम होते हैं फर्स्ट चीज़। और इनमें जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो पहला होता है आपका वर्चुअल वर्क डन बोल दो, है ना, वर्चुअल वर्क डन, या यूनिट लोड मेथड बोल दो, यूनिट लोड मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स। ये फर्स्ट होगा, इसमें आएगा, किस में आएगा, तो फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में आता है, और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में आता है आपका। और दूसरा जो है वो फिर कौन सा आता है, तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, फिर आएगा क्या, थ्री हिंज्ड मतलब थ्री मोमेंट थ्योरम आता है। उसके बाद कौन होगा, कॉलम एनोलॉजी आता है, फिर होता है इलास्टिक सेंटर मेथड होगा, कैस्टिलियानो मेथड होगा, और फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड जिसको बोल सकते हो आप, फिर मैक्सवेल मोहर इक्वेशन भी आता है। ये किस में होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड बोल दो आप, या स्टिफनेस मेथड बोलो या इक्विलिब्रियम मेथड बोलो, ये तीनों सेम है। अब तीनों में कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन से मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तो पहला होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बोल दो, या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये भी हम लोग का इसी में आता है, या हार्डी क्रॉस मेथड बोल सकते हो इसको। फिर आता है एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड बोल दो, और लास्ट होता है आपका कानीज मेथड। तो चार होंगे किसमें आपका फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट मेथड या स्टिफनेस मेथड में आते हैं, और बचे हुए जितने भी हैं वो सारे किस में होंगे, तो फोर्स मेथड में आएंगे। तो यहाँ पे आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज कॉल्ड, तो वह मेंबर जो कि बेंडिंग के लिए सब्जेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बीम बोलते हैं। बीम को एक तरह से और डिफाइन करने के लिए आपको देगा कि बोल देगा ट्रांसवर्स लोड अगर अप्लाई किया गया है किसी भी स्ट्रक्चर पे तो आपका वो क्या है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉलम है, बीम है, क्या है, तो उसको आप बोलोगे क्या होगा, बीम के लिए डिफिनीशन यही आता है, तो ये बीम बोलोगे आप, तो इसका ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बोल रहा है बीम 10 मीटर लॉन्ग है, फिक्स्ड एट इंड्स, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर, द फिक्स्ड एंड मोमेंट इज, तो देखिए आपका यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड बीम हो गया है ना, ये दोनों साइड से फिक्स्ड है और इस पे यूडीएल लोड लगाया जा रहा है डब्ल्यू का, तो पूछ रहा है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आएगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा, यहाँ पे आपका जो मोमेंट होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट वो कितना होगा, तो देखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड एंड मोमेंट जब निकालोगे आप तो ये होता है आपका कितना, WL² अपॉन में कितना होता है 12, तो W की वैल्यू आपको दी हुई है, W की वैल्यू कितनी दी है 10 दिया हुआ है, तो 10 इंटू L की वैल्यू बात करोगे तो L आपका लेंथ कितना दिया है 10 मीटर का दिया है, 10 मीटर का स्पैन है ना, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 12 करोगे तो आपका आंसर जो सॉल्व करोगे तो ये 83.33 किलो न्यूटन मीटर आता है फ्रेंड्स, तो ये सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। इफ़ ए बीम और कॉलम बिकम वीक और फाउंड टू बी इनसफिशियंट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ इज, तो मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जैकेटिंग का यूज करते हैं, क्या करते हैं जैकेटिंग का, तो जैकेटिंग होता क्या है, तो पहले बताते हैं। ये जैसे आपने कॉलम ड्रॉ किया है ना, ये कॉलम है आपका, ऊपर में स्लैब है या कुछ भी हो सकता है, बीम हो सकता है इस पर, तो ये कॉलम है, जब ये कॉलम वीक हो जाएगा ना तो क्या करेंगे हम लोग साइड से इसको रेनफोर्स कर देंगे, क्या करेंगे चारों साइड से वर्टिकल जो भी है स्टीरअप वर्टिकल हम लोग बार प्रोवाइड करेंगे और फिर स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करते हैं शटरिंग लगा के और इसको हम लोग कास्ट कर देंगे फ्रेंड्स, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जैकेटिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका जैकेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज का क्या एडवांटेज है, इट रिमूव्स द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट, इट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम विच द रूट कैन ऑब्टेन फूड, इट डिक्रीज एयर सर्कुलेशन, इट डिक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो देखिए आपका जो एडवांटेज होता है ना टाइल ड्रेनेज का, वो क्या करता है, ये रिमूव कर देता है फ्री ग्रेविटी वाटर को, क्या करता है फ्री ग्रेविटी वाटर को जो अवेलेबल नहीं होता है प्लांट के लिए, तो उसको रिमूव करता है फ्रेंड्स, तो ये ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरीगेशन, ट्रिकल इरीगेशन किसे बोलते हैं, तो इसको ड्रिप इरीगेशन को हम लोग ट्रिकल इरीगेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन अलुवियल फ्लड प्लेन्स फ्लो इन 2 और मोर चैनल अराउंड अलुवियल आइलैंड, बोलता है कौन सा इसमें से रिवर जो है ना इन अलुवियल फ्लड प्लेन में वो 2 और 2 से ज़्यादा चैनल में फ्लो करता है। तो देखिए क्या होता है, जब ये मेन रिवर है, कोई भी एक मेन रिवर है, जब ये मेन रिवर है और ये क्या होगा जब अलग अलग चैनल में है ना 2 या 2 से ज़्यादा चैनल में जब फ्लो करने लगे है ना, ऐसे मेन रिवर तो बह ही रहा है, अलग अलग चैनल में फ्लो करने लगे 2 या 2 से ज़्यादा में, तो इसको हम लोग ब्रेडेड रिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेडेड रिवर, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। The process of water being lost from the leaves of plant from the pores is known as, तो जब भी जो भी कोई भी पेड़ पौधे होंगे ना तो उसमें से उसके प्लांट से अगर पानी लॉस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इरीगेशन वाटर आइड टू द लैंड बाई मीन्स ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरीगेशन, तो ये हम लोग फ्लो इरीगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको फ्लो इरीगेशन बोलेंगे, जो भी हम लोग का इरीगेशन वाटर होगा ना वो ग्रेविटी से आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लो इरीगेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन द नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, तो नॉन ऑटोमेटिक जो हम लोग रेन गॉज यूज करते हैं किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल के लिए, वो क्या होता है, तो वो हम लोग का साइमन रेन गॉज यूज करते हैं, कौन सा साइमन रेन गॉज यूज करते हैं नॉन ऑटोमेटिक के लिए। बाकी जो ये 3 है ना, वेइंग बकेट रेन गॉज, टिपिंग रेन बकेट रेन गॉज बोल दो और फ्लोटिंग टाइप रेन गॉज, इसको फ्लोटिंग टाइप रेन गॉज, ये तीनों हम लोग के हैं वो कौन से हैं, तो ऑटोमेटिक रेन गॉज हैं। बाकी जो है ना साइमन है, ये याद कर लीजिए, साइमन जो है ना बस एक है ये जो कि नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज है फ्रेंड्स। इन विच मेथड वाटर इज स्प्रेड इन द एयर सिमुलेटिंग रेनफॉल, तो देखो किस मेथड में हम लोग वाटर को एयर में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या स्प्रे करते हैं, तो ये हम लोग का होता है स्प्रिंकलर मेथड में यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप वॉज ग्रोन बाई फ्यू सेंटीमीटर इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी कुछ सेंटीमीटर आपका क्रॉप जो है ना ग्रो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, उसके बाद जो हम लोग पहला वाटरिंग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोर वाटरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोर वाटरिंग।
हाउ मच टाइम ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी के लिए कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये कोई भी ड्यूरेशन लगता नहीं है फ्रेंड्स, तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर फर्स्ट इन टाउन प्लानिंग इज, तो जो टाउन प्लानिंग में जो पहला फैक्टर होता है उसको कंसिडर करते हैं वो क्या होता है, सोसाइटी नीड्स, गवर्निंग बॉडी, टोपोग्राफी या इकोलॉजी ऑफ लैंड। तो ये जो होगा द मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो होगा टोपोग्राफी ऑफ लैंड होगा फ्रेंड्स। टोपोग्राफी हम लोग चेक करते हैं। इन पॉट टेक्निक विच टाइम इज कंसीडर फॉर कैलकुलेशन, पॉट टेक्निक में कौन सा टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट या पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो हम लोग ऑल ऑफ दीज तीनों को कंसीडर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, जब फॉर्मूला निकालिएगा ना तो आपका हो जाएगा, ये आपका होता है टीपी प्लस में 4 टाइम्स ऑफ टीएम और प्लस में हो जाएगा आपका टी ओ हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो ये आपका निकलता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, आगे क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए यहाँ पे। इन नेटवर्क टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड लाइकली टाइम आर द टाइप ऑफ टाइम एस्टिमेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस एस्टिमेट के अंदर ये आता है, तो ये पॉट के अंदर में आता है सर। किसके अंदर में आता है, पॉट के अंदर में आता है फ्रेंड्स। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द गिवन एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है आपको। तो एक्सपेक्टेड टाइम जो आप निकालोगे ना, आप जो भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे वो क्या हो जाएगा आपका, होता है अभी मैंने फॉर्मूला बताया था टी नॉट प्लस में 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस में आपका हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम हो जाएगा टी पी डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप पूरा वैल्यू पुट कीजिएगा, जैसे कि 22 पुट कीजिएगा, प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 × 4 हो जाएगा, प्लस में 50 पुट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 6 से, तो ये आंसर जो आपका आएगा ना फ्रेंड्स वो 32 आ जाएगा आपका। A dash is the person responsible for verifying that drawing in a project set are free of mistake। तो कौन ये चेक करता है, तो ये चेकर चेक करेगा फ्रेंड्स, तो ए आंसर हो जाए। नेक्स्ट है द एक्टिविटी विथ मिनिमम डैश शुड बी क्रैश्ड फर्स्ट, तो वह एक्टिविटी जिसका मिनिमम कॉस्ट स्लोप होगा, कॉस्ट स्लोप जिसका मिनिमम होगा ना उसको सबसे पहले क्रैश करते हैं। इसका निकालते कैसे हैं, तो ये हम लोग का निकलता है CN माइनस में CT होता है, अपॉन में हम लोग का क्या हो जाता है NT माइनस में क्या हो जाएगा आपका NC हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो जाता है आपका, यहाँ से आप निकाल सकते हो आप और देख सकते हो ये कैसे होगा, है ना। तो दोनों ऊपर में माइनस रहेगा यहाँ पे, ये आपका किसके लिए होता है, तो कॉस्ट स्लोप का ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, कौन सा इसमें से इंक्रीजिंग सरफेस एरिया शो कर रहा है, तो जो है यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, सैंड जो है ना, सैंड सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होगा सिल्ट, फिर क्ले, फिर कोलोवाइडल। कोलोवाइडल सबसे छोटा है, जिस पार्टिकल का सबसे छोटा सरफेस होता है ना, एरिया होता है, इसका मतलब है वो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है। जो पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा है उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा, तो कोलोवाइडल होगा, फिर क्ले, सिल्ट और सैंड, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जूलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, जो जूलॉजिकल साइकिल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा वेदरिंग, फिर क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद क्या होता है डिपोजिशन होता है फ्रेंड्स, उसके बाद जो होगा लास्ट में अप हीलिंग होगा, क्या होगा अप हीलिंग होगा, ठीक है। ये आपका सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय, मतलब सॉइल मैकेनिक्स किसने दिया था, तो ये दिया था तरजागी जी ने, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, ग्रेवल और सैंड किस कैटेगरी ऑफ सॉइल से बिलोंग करता है, ये हम लोग का अलुवियल सॉइल से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, मतलब तरजागी का जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी था उसमें कौन सा एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन नहीं है फ्रेंड्स बोल रहा है ये, ध्यान से सुनिएगा। सो पहला क्या दिया है आपका डार्सी लॉ इज अप्लीकेबल, बिल्कुल सही है। सॉइल इज़ लेटरली कन्फाइंड है, बिल्कुल सही है। सॉइल इज़ हेट्रोजीनियस, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, सॉइल को हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस माना गया है, और सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड होगा, ये सही है। सो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल, कौन सा इसमें से क्ले मिनरल नहीं है, मोंटमोरेलाइट बिल्कुल है, इलाइट भी है और कैलोनाइट भी है आपका। तो यहाँ पे एलाइट जो है ना ये क्ले मिनरल नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। एलाइट किस में आता है, तो ये सीमेंट में आता है, सीमेंट के ग्रुप में आता है। यहाँ पे जो आप पढ़ते होगे आपने C3S पढ़ा होगा, C2S पढ़ा होगा, तो उसमें एक क्या जो कंपाउंड होता है उसका नाम है एलाइट नाम है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
आपको अगर इस मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।